Hello, and it's a pretty lovely good evening once again, and hope each one of you are absolutely fine. तो बेटे जहां तक सवाल है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अब धीरे धीरे लम्हा बलवा हम इसके फाइनल स्टेजेस में आ रहे हैं। लास्ट जो हमने क्वेश्चन करा था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन करा था, जिसमें आपने देखा था कि डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और डिविडेंड आउट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स का साइमल्टेनियस केस था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को भी करेंगे और डायरेक्टली अब मॉड्यूल के क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, तो आप आराम से एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल का कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा था कि हम इन क्लास मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चंस कराएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 इंक्लूडेड, क्वेश्चन नंबर 18 और इसके बाद के अब जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से लिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है और ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, जैसा मैंने कहा, इसलिए ध्यान से इसको देखें। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एज ऑन 31/3/2024, मैंने डेट चेंज नहीं कराई, प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैंने वैसे टाइटल लिखा हुआ है रिवर्स बैक बोनस इश्यू। ये रिवर्स बैक बोनस इश्यू का क्या मतलब है, याद रखें, इससे पहले भी हमने बोनस इश्यू के क्वेश्चंस करे थे। जब हमने इससे पहले क्वेश्चन करे थे बोनस इश्यू के, उसमें नीचे लिखा रहता था कि सब्सिडियरी कंपनी ने बोनस इश्यू करा, सब्सिडियरी कंपनी ने बोनस इश्यू करा। और हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने कहा था इस सिचुएशन में जब भी कोई सब्सिडियरी कंपनी बोनस इश्यू करती है तो एंट्री होती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स कम होंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल को जब हम एनालिसिस टेबल बनाते थे शेयर कैपिटल में ऐड करते थे, और ऑब्वियसली फिर हम अपने रिजर्व्स जिसमें से कि हमने बोनस के लिए अप्रोप्रिएट करा था वो हम माइनस भी करते थे। अब बहुत से बच्चे उस वक्त ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, सर सब्सिडियरी कंपनी ने जो ये बोनस इश्यू करे, क्या ये जो बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल दी हुई है उसके अंदर इंक्लूड नहीं है? तो मैंने आपसे उस वक्त ये कहा था कि जब भी एडजस्टमेंट में ये दिया रहता है तो हम अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड, हम हमेशा ये मान करके चलते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो बोनस इश्यू करा है उसका इफेक्ट अभी नहीं दिया गया है, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल है वो एक्सक्लूसिव ऑफ बोनस शेयर कैपिटल है। उस वक्त मैंने ये कहा था। लेकिन अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा रिवर्स बैक बोनस इश्यू, इसमें सिचुएशन कुछ दूसरी होगी, और क्यों होगी वो अब हम देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड सब्सिडियरी कंपनी एस लिमिटेड ऑन 31/3/2024 इज एज फॉलोज। अब बैलेंस शीट में नोट करने वाले आइटम्स में शेयर कैपिटल है और क्या बोलते हैं 5 लाख इनकी शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल का ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स में कितना पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी आप नोट अच्छी तरह से करेंगे। बाकी ये करंट लायबिलिटीज गिवन है। आपको मालूम है होल्डिंग कंपनी के जो रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जब हम कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व और कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हैं तो उसमें हम इसको लिख देते हैं। बाकी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स दिया हुआ है, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट की बजाय। स्टॉक ऑब्वियसली हम मिला करके लिख देंगे, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट होगा तो हम वो माइनस करेंगे, फिर डेटर्स भी मिला करके लिख देंगे, कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होगी तो माइनस करेंगे। अब वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। अब एस लिमिटेड के शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट करी है और कहता है कि हमने 5 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 5 लाख रुपए दिए। आगे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी शेयर्स हमने खरीदे हैं, अभी ये नहीं बताया कितने शेयर्स खरीदे हैं। हमारे सामने जो पोजीशन है वो ये कि सब्सिडियरी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल ₹5 लाख की है और हमने इस 5 लाख की शेयर कैपिटल में कुछ शेयर्स खरीदे हैं और उसके लिए हमने पैसा जो पे करा है वो 5 लाख है। अब नीचे क्वेश्चन में पहली इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई कि एच लिमिटेड ने 60% शेयर्स एक्वायर करे, यानी कि 60% शेयर आपके पास है, यानी कि 60% कंट्रोल आपके पास है। अदर शेयर होल्डर्स के पास 40% शेयर्स हैं और उनका जो कंट्रोल है वो 40% है। ये आपने एक्वायर जो करा है 1/7/2023 को करा है, यानी कि 3 महीने पहले प्री के हो गए और 9 महीने पोस्ट के हो गए। अब इस क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट क्या है, कहता है रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कहता है रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड इन द बिगनिंग 1/4/2023। कहता है रिजर्व्स में तो बैलेंस जो है वो 2,50,000 का है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस है वो 1,20,000 का है। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है 250, 120 रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 है जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको मेनली करा रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है। जैसा मैंने कहा, एस लिमिटेड हैड इश्यूड बोनस शेयर। कहता है सब्सिडियरी कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू करे थे आउट ऑफ इट्स रिजर्व इन द रेशियो 1:4 ऑन 1/10/2023। करेक्ट, ऑन 1/10/2023।
उसके बाद कहता है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड फॉर दिस। अब ध्यान क्या रखना है, ये लाइन मैंने जानबूझ करके बोल्ड में लिखी है। वो क्या कह रहा है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड फॉर दिस। इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का, ये जो लाइन दी है ना, ये लाइन $1 ट्रिलियन लाइन है और इस लाइन को तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। कहता है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड फॉर दिस। अब एच लिमिटेड की बुक्स में कोई एंट्री इसकी नहीं करी गई है। बड़े एक सेकंड के लिए जरा मैं ना यहां पर ये लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, तो मैं जरा इन्वर्टर का बटन ऑन कर दूं। एक सेकंड का मुझे टाइम दे, एक सेकंड। यस, तो कई बार लाइट फ्लक्चुएट हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। तो एनीवे, तो मैं इसमें जो मेन पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि एस लिमिटेड ने बोनस शेयर्स इश्यू तो करे हैं, अपने रिजर्व से करे हैं और कह रहे हैं 1:4 के रेशियो में करें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उन्होंने ये कब इश्यू करे हैं, 1/10/2023 को करे हैं, यानी कि इस साल ड्यूरिंग द ईयर में करे हैं। एक सेकंड, फिर कहता है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। में इस लाइन का मीनिंग क्लियर कर रहा था। जनरली अगर ये लाइन सिर्फ यहीं तक दी होती, सिर्फ इतना ही लिखा होता है एस लिमिटेड ने बोनस शेयर इश्यू करे 1:4 में, तो इसका हम ट्रीटमेंट वैसे ही करते जैसे हम करते चले आ रहे थे। हम यही मान करके चलते कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो बोनस इश्यू करे हैं वो बोनस शेयर अभी शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में दी हुई है उसमें इंक्लूड नहीं है, हम ये मान के चलते। लेकिन अब की बार क्या कह रहा है, अब की बार इस क्वेश्चन में उसने जो पॉइंट बताया, इस क्वेश्चन में जो पॉइंट बता रहा है वो ये बता रहा है, वो कह रहा है नो एंट्री हैज बीन मेड। वो कह रहा है कोई एंट्री नहीं हुई है इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड फॉर दिस, इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड फॉर दिस। इसका इनडायरेक्टली मतलब पता है क्या है, इसका मतलब क्या हुआ मैं अभी वैसे बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल इतना बता दूं कि सब्सिडियरी कंपनी ने जब ड्यूरिंग द ईयर में ये बोनस इश्यू करा, बोनस इश्यू जब सब्सिडियरी कंपनी ने करा तो सब्सिडियरी कंपनी ने डेफिनेटली एंट्री पास करी होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। और वो कह रहा है बोनस इश्यू की एंट्री जो है सब्सिडियरी कंपनी ने कर दी है, लेकिन एच लिमिटेड ने इसका इफेक्ट नहीं करा है। इनडायरेक्टली इस लाइन का क्या मतलब हो गया कि जो अब की बार बोनस इश्यू हुआ है उसका इफेक्ट सब्सिडियरी कंपनी ने दे दिया है और एच लिमिटेड ने नहीं दिया है। इस लाइन का मतलब समझ में आया, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। इस पॉइंट को समझा आपने। वो कहता है कि एच लिमिटेड की बुक्स में इसका इफेक्ट तो नहीं दिया है, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि एस लिमिटेड ने अपनी बुक्स में इसका इफेक्ट दे दिया है। और अगर एस लिमिटेड ने अपनी बुक्स में इसका इफेक्ट दे दिया है तो इसका मतलब यह हो गया कि अब की बार जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दी हुई है, अब की बार जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दी हुई है उसमें बोनस इश्यू इंक्लूडेड है। समझ में आया? जब मैंने ओरिजिनली बोनस इश्यू के क्वेश्चन कराए थे तो उस वक्त बच्चों ने तब भी ये कहा था सर जो बोनस इश्यू है क्या वो शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूड है? मैंने कहा था नो, क्योंकि उस केस में नीचे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। लेकिन अब की बार वो कहता है एच लिमिटेड की बुक्स में इसका इफेक्ट नहीं दिया है, तो इसका मतलब एस लिमिटेड ने इसका इफेक्ट दे दिया है। आपको ऐसे परज्यूम करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा वो अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले समझना यह है कि इसका मतलब है अब की बार जो बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल है उसके अंदर बोनस शेयर कैपिटल या बोनस शेयर्स इंक्लूडेड है। ये पॉइंट था इसमें मेन। और उसके बाद कहता है एस लिमिटेड ऑल्सो पेड ए डिविडेंड एट द रेट ऑफ 25% ऑन इट्स शेयर कैपिटल ऑफ 4 लाख आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑन 1/10/2023 विच वॉज ड्यूली क्रेडिटेड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई एच लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन में तो दिया ही हुआ है कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो बोनस इश्यू पे करा वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से पे करा, करेक्ट। वैसे हम बोनस सब्सिडियरी कंपनी जो डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी पे करती है हम उसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड तब मानते हैं जब वो लास्ट ईयर के लिए पे हुआ हो या बिगनिंग के प्रॉफिट से पे हुआ हो। लेकिन यहां तो उसने लिख ही दिया है, तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड का केस है और इसमें वही ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे डिविडेंड के कि एक बार बिगनिंग के प्रॉफिट से माइनस करेंगे और उसके बाद रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो शेयर ऑफ डिविडेंड है एच लिमिटेड अपने पीएनएल में ले जा चुकी है, जो कि गलत है, आपको मालूम है। उनको ले जाना चाहिए था उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अब वो कहता है प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज ऑन 31st of 3/2024। तो ये क्वेश्चन है
समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में मैंने टाइटल जो लिखा है रिवर्स बैक बोनस इशू, ये रिवर्स बैक बोनस इशू का क्या मतलब हो गया? हालांकि कोई ऐसा लीगल वर्ड नहीं है, ये मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिखा हुआ है। तो अब मैं जब ये क्वेश्चन करूंगा तो आपकी समझ में, वैसे तो मैंने डिटेल में करा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट करें। मैंने बहुत बच्चों को कितना समझा दिया है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनको कितना ही समझाया जाए वो समझते नहीं है। जितना आप लिखेंगे उतना फायदे में रहेंगे। कुछ बच्चों को लगता है क्या बोलते हैं फटाफट ये हो जाए, बस ऐसे नहीं होता, पेशेंस से काम रखना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम पिकअप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में पहले तो मैंने एनालिसिस करा जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और एनालिसिस करने के लिए भी हमने क्या करा? एनालिसिस करने के लिए जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले तो मैंने ये लाइन स्ट्रेच करी। अब ये लाइन जो मैंने स्ट्रेच करी, जाहिर है इस लाइन को स्ट्रेच करने के बाद मेरी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि ओपनिंग डेट कौन सी है। ओपनिंग डेट आपकी 1/4/2023 की है। अब की बार मैंने इस क्वेश्चन में डेट चेंज नहीं कराई है। उसके बाद 31/3/2024 आपकी क्लोजिंग डेट है, 31/3/2024। फिर आपका जो डेट ऑफ कंट्रोल है डेट इज 1/7/2023 है। पहले पूरा क्वेश्चन आपको ओपन कर लेना चाहिए। जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर करा 1/7/2023 को, तो 60% शेयर आपके पास आए और 40% शेयर जो हैं वो जाहिर है कि अदर शेयर होल्डर माइनॉरिटीज के पास आए। जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर करा, मैं कई बार बताते रहता हूं कि अब आप ये नोट कर लिया करें ताकि क्वेश्चन बार बार ना देखना पड़े कि रिजर्व्स में कितना बैलेंस है। बिगनिंग की डेट को जो कि नीचे दिया हुआ है, रिजर्व्स में बैलेंस 2.5 लाख का है, करेक्ट। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जो बैलेंस था कितना दिया हुआ था नीचे, में याद नहीं आ रहा, डेट इज 1,20,000 सॉरी। तो 1,20,000 का बैलेंस बिगनिंग की डेट को था। फिर आपने क्या करना है, ये क्लोजिंग बैलेंस भी आप नोट कर लिया करें। रिजर्व्स में क्लोजिंग बैलेंस आप बैलेंस शीट में देख रहे हैं, सब्सिडियरी कंपनी का 1,70,000 रुपए का बैलेंस है, करेक्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,30,000 का बैलेंस है क्लोजिंग डेट को, ये भी आपने नोट कर लिए। उसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पहले तो ये जो दिया हुआ है इससे हमें यह पता लग गया कि पहले 3 महीने जो हैं वो प्री एक्विजिशन के हैं और बाद के 9 महीने जो हैं वो डेफिनेटली पोस्ट एक्विजिशन है। एक तो ये पता लग गया। लेकिन उसने इस क्वेश्चन में एक लाइन और दी, उसने कहा कि 1/10/2023 को सब्सिडियरी कंपनी ने बोनस इश्यू करा। ये पॉइंट इस क्वेश्चन की जान है, सब्सिडियरी कंपनी ने बोनस इश्यू करा। क्वेश्चन में यही लिखा है, सब्सिडियरी कंपनी ने बोनस इश्यू करा है। लेकिन इस क्वेश्चन में यह भी लिखा है, इस क्वेश्चन में यह लिखा है कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो बोनस इश्यू करा उसकी एंट्री जो है वो एच लिमिटेड ने नहीं करी। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया एंट्री हैज बीन मेड। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी की बुक्स में एंट्री हो चुकी है, इसका मतलब है इफेक्ट आ चुका है। एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, इसका ये मतलब है इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। पहले तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने एंट्री कर दी है। और इसका भी मतलब क्या हो गया, इट मीन्स शेयर कैपिटल, जैसा कि मैंने बताया, अगर सब्सिडियरी कंपनी की बुक्स में इसका इफेक्ट दिया जा चुका है तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल हमें दी हुई है, इट मीन्स शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड on the balance sheet date is after the bonus issue। इसका मतलब उसमें बोनस इश्यू इंक्लूड है, आफ्टर द बोनस इश्यू। समझ में आ गया? इसका मतलब जो शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी की वो बोनस इश्यू के बाद की है, यानी कि उसमें बोनस कैपिटल इंक्लूड है। ये पॉइंट एक तो समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट क्या था, क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि सब्सिडियरी कंपनी ने 1/10 को डिविडेंड भी पे करा है। कौन सी डेट है, चलो जो भी डेट है, सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड भी पे करा है। और जो डिविडेंड पे करा है, जस्ट वेट एक सेकेंड के लिए,
लीजिए जी, क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा है 25% के हिसाब से। डिविडेंड पेड, सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा है। बताओ जरा डिविडेंड कितना पे करा है, जरा मैं आपसे पूछूं। डिविडेंड 25% ऑन। डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल पे करा जाता है, लेकिन हम, और ये डिविडेंड प्री इक्वेशन डिविडेंड है, ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब जल्दी से बताओ 25% डिविडेंड हमने शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे तो सब्सिडियरी कंपनी की 5 लाख की लिखी हुई है। अगर आप गलती से 25% ऑन 5 लाख कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड जब आप कंप्यूट करेंगे तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल बिगनिंग में कितनी थी। इज इट क्लियर टू यू? बिगनिंग की शेयर कैपिटल कितनी है अभी ये तुम्हें मालूम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा पॉइंट क्या है जो आपको समझना पड़ेगा। देखो यहां पर इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए पहले इस पॉइंट को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले तो तुम्हें बोनस रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बोनस रेशियो? बोनस रेशियो उसने कहा कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो बोनस शेयर इशू करे हैं वो 1:4 के रेशियो में करे हैं। 1:4 का मतलब क्या है कि सब्सिडियरी कंपनी ने अपनी जब इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिए इस रेशियो में दिए। इसका मतलब है कि अगर आपके पास, आप सब्सिडियरी कंपनी के शेयर होल्डर हैं नंबर 1 और आपके पास 4 शेयर हैं नंबर 2, तो आपको 1 शेयर मिलेगा, यानी कि हर 4 के बदले में आपको 1 शेयर मिल रहा है। तो बोनस रेशियो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि बिफोर बोनस इश्यू, अगर आपके पास बिफोर बोनस इश्यू, BI का मतलब बोनस इश्यू, अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो बताओ आपको कितने बोनस शेयर मिलेंगे? सर 1 शेयर मिलेगा। और अगर आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा तो आफ्टर द बोनस इशू आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 5 शेयर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब मुझे ये बताओ बैलेंस शीट में जो ये शेयर कैपिटल गिवन है ये आफ्टर द बोनस इशू है या बिफोर द बोनस इशू है? सर अब की बार ये आफ्टर द बोनस इशू है। तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए हैं, रुपये में ही दिया है, कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए की उनकी शेयर कैपिटल है, करेक्ट। तो बिफोर बोनस इशू उनकी शेयर कैपिटल कितनी रही होगी ये आप निकाल सकते हैं। डेट इज 5 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। इससे आपको क्या पता लग गया कि सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल जो थी बोनस इश्यू से पहले वो 4 लाख की थी। इस पॉइंट से आपको क्या पता लगा कि सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी वो बोनस इश्यू से पहले 4 लाख रुपीस की थी। बात समझ में आई? मैं जो पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार, जस्ट इस पॉइंट को एक बार फिर मैं समझा दूं, यानी कि सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है बोनस इशू के बाद 5 लाख की है बैलेंस शीट में सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल। अब जिस तारीख को भी बोनस इशू हुआ उस दिन हमने इफेक्ट दे दिया था, यानी कि उस दिन सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख से बढ़ गई होगी। भाई सब्सिडियरी कंपनी ने जो बोनस इशू करा वो 1 लाख का करा, हमें कैसे पता लगा? क्योंकि बोनस इशू के बाद 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, बोनस इशू से पहले 4 लाख की है, तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल का बोनस इशू करा है। तो उन्होंने जब बोनस इशू करा जिस तारीख को भी करा तो उस दिन 1 लाख रुपए से उनकी शेयर कैपिटल बढ़ गई, इसलिए इनकी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट की डेट को 5 लाख रुपए की नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब बोनस इशू से पहले सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी वो 4 लाख रुपए की थी। इसका मतलब बोनस इशू से पहले सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए की थी। एक तो ये पॉइंट आपको समझना है। दूसरा इसमें बड़ा पॉइंट क्या है जो आपको मेन समझ में आना चाहिए, अगर बोनस इशू से पहले सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 4 लाख की थी तो इसका मतलब जिस दिन कंट्रोल एक्वायर हुआ 1/7/2023 को, कंट्रोल की डेट है, यही डेट है ना, मैं एक दिन चेक कर लूं, हाँ 1/7/2023, जिस दिन कंट्रोल की डेट है उस दिन सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? 4 लाख। बिकॉज कंट्रोल के दिन सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 4 लाख है तो इस 4 लाख में 60% शेयर आपके पास आए और 40% शेयर माइनॉरिटीज के पास आए। बात समझ में आई? यानी कि जो डिग्री ऑफ कंट्रोल भी देखी जाएगी वो इस कैपिटल के बेस पर देखी जाती है। तो
तुम्हें यह पता लग गया कि बोनस इश्यू से पहले शेयर कैपिटल 4 लाख की थी। दूसरा, जो तुमने डिविडेंड पे करा, अब जब डिविडेंड आप कंप्यूट करेंगे तो जो मैं ये बता रहा था 25%, क्योंकि ये जो शेयर कैपिटल है 4 लाख की हमें पता नहीं है, अब हमें पता लग गई कि बोनस इश्यू से पहले शेयर कैपिटल 4 लाख की थी। तो इसका मतलब जो है वो डिविडेंड जो पे करा गया होगा वो 1 लाख का पे करा सब्सिडियरी कंपनी ने। ये इस क्वेश्चन के पहले तो मेन पॉइंट है। अब इन मेन पॉइंट को समझाने के बाद अब मैं क्वेश्चन आगे की तरफ मूव करता हूं। अब जब क्वेश्चन हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, तो मैंने एनालिसिस लिखा। तो एनालिसिस तो खैर क्या लिखा अब मैं तुम्हें बता ही चुका हूं सब कुछ, लेकिन फिर भी अब एनालिसिस तो मैंने कर ही दिया है। अब एनालिसिस बार बार करना भी ठीक नहीं है। अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मैंने डायरेक्टली अब सॉल्यूशन स्टार्ट करा। डिग्री ऑफ कंट्रोल, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल वो तो तुम्हें दिया ही हुआ है कि 60% शेयर आपने एक्वायर करे, तो 60% आपके पास है और माइनॉरिटीज के पास 40% शेयर है या कंट्रोल है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, बिकॉज क्वेश्चन में कोई रीवैल्यूएशन नहीं है तो फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम, तो एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस आइटम्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस आइटम ऑफ सब्सिडियरी कंपनी जब मैंने करा तो मैंने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करा। अब जहां तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सवाल है, तो एनालिसिस करने के लिए पहले मुझे यह बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूं सर। क्लोजिंग बैलेंस जो है 1,30,000 है, राइट। अब बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है। सर ओपनिंग बैलेंस जो है, जो हमने अभी टेबल एनालिसिस टेबल बनाया उसमें देख सकते हो, अगर प्रॉब्लम है तो 1,20,000 का है। अब सबसे पहले तो मैं यहां डिविडेंड माइनस करूंगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस में से माइनस करा जाएगा। अब डिविडेंड जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको कंप्यूट करके बताया था, डिविडेंड का अमाउंट 25% ऑफ 4 लाख यानी कि 1 लाख का डिविडेंड है। तो बिगनिंग के प्रॉफिट से माइनस करने के बाद हमें यह पता लग गया कि नेट ओपनिंग बैलेंस 20,000 का है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर में जो प्रॉफिट कमाया गया, ड्यूरिंग द ईयर में जो प्रॉफिट कमाया गया वो इतना प्रॉफिट कमाया गया 1,10,000। अब ये 1,10,000 जो ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट कमाया गया, इसमें से प्री एक्विजिशन कितना है और पोस्ट एक्विजिशन कितना है, इसको आप ध्यान से देखें। तो प्री एक्विजिशन पीरियड 3 महीने का है, तो इसका 3/12 आपने कंप्यूट कर लिया। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 27,500 हो गया। फिर आपने इसका 9/12 हिस्सा कंप्यूट करा, दैट इज इक्वल टू 82,500। तो 82,500 के आ गया आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया। इज इट क्लियर टू यू? अब इस एनालिसिस को करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम जनरल रिजर्व को अब पिकअप करेंगे। अब जनरल रिजर्व का जहां तक सवाल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो उसने लिखा हुआ है कि क्लोजिंग और जनरल रिजर्व इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जनरल रिजर्व के बारे में। हमें मालूम है कि ये क्लोजिंग वैल्यू है 1,70,000। थोड़ा ठीक तरह से समझाने के लिए मैंने आपकी बात डेट भी लिख दी, 31/3/2024 जो क्लोजिंग डेट है, उस दिन जनरल रिजर्व में इतना बैलेंस है। और ओपनिंग डेट 1/4/2023 को जनरल रिजर्व में हमने देखा 2,50,000 का बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू? अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1/10/2023 को सब्सिडियरी कंपनी ने बोनस इशू करा था, इजंट इट और नॉट? जब सब्सिडियरी कंपनी ने बोनस इशू करा तो इसका मतलब सब्सिडियरी और क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सिडियरी कंपनी अपनी बुक्स में इसका इफेक्ट दे चुकी है। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने इस दिन ये एंट्री करी होगी रिजर्व्स अकाउंट यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब उन्होंने बोनस इशू करा 1 लाख रुपए का, तो सब्सिडियरी कंपनी ने ये एंट्री कर दी है। इस क्वेश्चन में सब्सिडियरी कंपनी ने अपनी बुक्स में बोनस इशू का इफेक्ट दे दिया है। आपको समझना क्या होगा, इसका मतलब जो जनरल रिजर्व में बैलेंस था अप्रैल के महीने में 2,50,000 ही था। बताओ मई के महीने में कितना होगा सर? 250। जून के महीने में कितना होगा? 250 एंड सो ऑन। यानी कि इस डेट तक जनरल रिजर्व में 250 का बैलेंस तो था,
लेकिन बिकॉज इस दिन हम ये एंट्री कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जनरल रिजर्व का बैलेंस इस दिन 1 लाख से कम हो गया। अब इस दिन जनरल रिजर्व अकाउंट में बैलेंस कितना बचा? 1,50,000 रुपीज बचा। 250 में से 1 लाख कम हो गए तो जनरल रिजर्व अकाउंट में बैलेंस कितना बचेगा? यानी कि इस तारीख को जनरल रिजर्व अकाउंट में जो बैलेंस था 1,50,000 का था। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जनरल रिजर्व में बैलेंस, देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, सपोज मैं कहूं जनरल रिजर्व में बिगनिंग की डेट को 10 रुपए का बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस 15 रुपए का है, तो हम लोग कह देते हैं ड्यूरिंग द ईयर में जनरल रिजर्व में 5 रुपए ट्रांसफर हुए। मोस्टली हम ऐसे ही कहते हैं, अभी तक हमने यही क्वेश्चन करे थे। लेकिन जो ये ट्रांसफर करा जाता है ना, वो ईयर के एंड में करा जाता है। जब भी कोई कंपनी जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करती है तो ईयर के एंड में करती है। हालांकि हम कहते हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर में 5 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे, लेकिन ये ट्रांसफर की एंट्री ईयर के एंड में होती है। इसका मतलब है पूरे साल जनरल रिजर्व 10 लाख का था, लेकिन ईयर के एंड में हमने 5 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। हालांकि कहने के लिए हम यही कहते हैं कि जनरल रिजर्व में बैलेंस, जनरल रिजर्व में हमने 5 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर में ट्रांसफर करे। मोस्टली हम ऐसे ही कहते हैं। खैर, मैं जो पॉइंट यहां पर बता रहा हूं, जनरल रिजर्व में 2,50,000 का बैलेंस था। एक चीज तुम्हें ध्यान ये रखनी है कि जिस दिन तुमने कंट्रोल एक्वायर करा, उस दिन कंट्रोल पहले कब एक्वायर करा? 1/7/2023 को कंट्रोल एक्वायर करा, तो उस दिन भी जनरल रिजर्व में 2,50,000 का ही बैलेंस था। इसका मतलब पहले तो ये समझना है, करेक्ट। दूसरी चीज, अब जनरल रिजर्व, इसका मतलब बिकॉज बोनस इश्यू आपने करा तो इस तारीख को जनरल रिजर्व में 1,50,000 रुपीज कम हो गए। बोनस इश्यू की वजह से जनरल रिजर्व में बैलेंस कम हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब तुम देख रहे हो कि क्लोजिंग बैलेंस वैसे तो 150 होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस 170 है। इसका मतलब है कि इस डेट के बाद बोनस इश्यू की डेट के बाद आपने जनरल रिजर्व में 20,000 रुपीज ट्रांसफर करे होंगे। 20,000 रुपीज ट्रांसफर करे होंगे। इसका सीधा सा मतलब तो यही निकला कि बोनस इश्यू के बाद आपने जनरल रिजर्व में 20,000 रुपीज ट्रांसफर करे होंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो मैं समझाना, और बोनस इश्यू के बाद का ये जो पीरियड है ये पोस्ट में पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? अब की बार जब मैं जनरल रिजर्व का एनालिसिस करूंगा तो तुम्हें समझना क्या होगा कि जनरल रिजर्व में जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में तुम अमाउंट लिखोगे, ये 20,000 का अमाउंट लिखोगे। इसका मतलब जनरल रिजर्व में जो तुमने अमाउंट ट्रांसफर करा होगा, या इस पूरे साल में इस पीरियड में तुमने जो ट्रांसफर करा वो 20,000 का अमाउंट तुमने ट्रांसफर करा। इज इट? पहले तो ये पॉइंट अभी तुम्हें समझना है। इज इट क्लियर टू यू? जनरल रिजर्व में तुमने जो अमाउंट ट्रांसफर करा इस तारीख से लेके इस तारीख तक, वो 20,000 का अमाउंट ट्रांसफर करा। पहले तो ये पॉइंट तुम्हारे को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। जनरल रिजर्व में बिगनिंग की डेट को कितना बैलेंस है? 2,50,000 है। बिकॉज बोनस इशू का इफेक्ट सब्सिडियरी कंपनी दे चुकी है, तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ये एंट्री कर चुकी है। इस एंट्री के करने के बाद जनरल रिजर्व में 1,50,000 रुपए का बैलेंस था, और इसका मतलब ये हो गया बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस 1,70,000 है, तो इस तारीख के बाद हमने 20,000 रुपीज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे होंगे। ये पॉइंट आपको पहले तो समझना है। इज इट क्लियर टू यू? मैंने पहले कहा कि जनरल रिजर्व का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस है, यानी कि जब भी बोनस इश्यू का इफेक्ट दिया जा चुका होगा तो उस केस में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे भी क्या ध्यान रखना है वो भी मैं बताता हूं। अब स्टेप नंबर 3 में आपको मालूम है कि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस टेबल बनाते हैं, और बनाने के पीछे मकसद ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी या नेट एसेट्स कितने थे। ये देखने के लिए अमाउंट होल्डिंग माइनॉरिटीज, सबसे पहले तो मैंने यही लिखा ए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को पहले तो मुझे ये बताओ कि सब्सिडियरी कंपनी की अब की बार शेयर कैपिटल कितनी रही होगी। क्या बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है हम वही ले लें जैसे कि अभी तक हम ले रहे थे? वैसे तो बैलेंस शीट की जो शेयर कैपिटल होती है मान के चलते हैं कि वही शेयर कैपिटल है, लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है कि जो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में है वो आफ्टर द बोनस इश्यू है। तो हमें तो बोनस इश्यू के पहले की शेयर कैपिटल लेनी है, तो बोनस इश्यू के पहले की शेयर कैपिटल 4 लाख थी।
तो अब तुमने बोनस इशू की, यानी कि बोनस कैपिटल को तुमने अलग कर दिया। तो शेयर कैपिटल जिस दिन तुमने कंट्रोल एक्वायर करा होगा उस दिन तो शेयर कैपिटल 4 लाख की थी, और फिर हम बोनस कैपिटल यहां ऐड करके दिखा देंगे। यानी कि हम 5 लाख ले रहे हैं लेकिन हम इस तरीके से ले रहे हैं। तो बोनस कैपिटल अब मैंने यहां पर अलग से लिख दिया 1 लाख। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर हम इसमें रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम ऐड करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मुझे ये बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना था? हमने अभी टेबल बनाया था, नेट ओपनिंग बैलेंस 20,000 का था डिविडेंड माइनस करने के बाद। फिर पहले 3 महीने में, जिसको हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं, पहले 3 महीने में हमने प्रॉफिट में 27,500 रुपए ट्रांसफर करे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 27,500 ट्रांसफर करे तो ये आ गया 47,500। 47,500। उसके अलावा फिर आप लिखेंगे अ जनरल रिजर्व। अब मैं ये जनरल रिजर्व का आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जनरल रिजर्व का पॉइंट आपको समझना होगा। देखो यहां पर जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस कितना है, पहले तो आप यहां देखें। ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व में, ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व में 1,50,000 का है। 2,50,000 थे और 1 लाख का हमने बोनस अप्रोप्रिएशन कर दिया। मैं वैसे इस तरह से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ओपनिंग बैलेंस 2,50,000 था, लेस बोनस अप्रोप्रिएशन। आपने बोनस अप्रोप्रिएशन के लिए 1 लाख रुपए इसमें से निकाल दिए थे। तो ये बैलेंस घट करके ओपनिंग बैलेंस, जो शुरुआती बैलेंस था, वो 1,50,000 का रह गया। शुरुआती बैलेंस 1,50,000 का रह गया। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद मैंने कहा, यानी कि बोनस इशू के बाद 20,000 रुपीज ट्रांसफर हुए जनरल रिजर्व में। लेकिन ये जो 20,000 ट्रांसफर हुए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि ये पोस्ट पीरियड, हालांकि ये अमाउंट पोस्ट पीरियड में आ रहा है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर शुरुआत में मेरे पास 10 लाख रुपए है और ईयर के एंड में 5 लाख रुपए हैं, तो मैंने अभी ये कहा कि ट्रांसफर की एंट्री तो मैं ईयर के एंड में करता हूं, पर ये थोड़ी कि हम इसको पोस्ट ही मान लेते हैं। हम यही मानते हैं ना कि ड्यूरिंग द ईयर में हमने 5 लाख ट्रांसफर करे और उसको प्री और पोस्ट में बांटते हैं। तो ये 20,000 रुपीज जो मैं उस वक्त पॉइंट बता रहा था, मैंने जानबूझ के अपने आप को यहां पर रोका ताकि आप मैं क्लियर कर सकूं कि ये जो 1,50,000 का अमाउंट रह गया था, उसके बाद हमने 20,000 ट्रांसफर करे। इसका मतलब आप मान के क्या चलेंगे, इस साल आपने जनरल रिजर्व में 20,000 रुपीज ट्रांसफर करे, क्योंकि ये ट्रांसफर की एंट्री तो ईयर के एंड में हुई होगी। तो इस 20,000 को आपने प्री और पोस्ट में बांटना है, ये ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू यू? तो 3/12 कितना आ जाएगा? 3/12 में इसका करूंगा, डेट इज इक्वल टू 5,000, यानी कि प्री एक्विजिशन इतना आ जाएगा, और 9/12 तो डेट इज इक्वल टू 15,000। यानी कि आप क्या मान के चलेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर में जो अमाउंट ट्रांसफर करा गया वो 20,000 का करा। यानी कि यहां ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अमाउंट जो है वो तुमने ट्रांसफर करा है, डेट इज इक्वल टू 15,000। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से अब आप बोलोगे मैं किसको बाय बाय करूं? एक छोटा बच्चा आ जाता है ना, वो बार बार मेरे स्टूडियो के आगे आ जाता है और मुझे बाय बाय करता रहता है। तो मैंने कहा मैं उसको बाय बाय कर दूं। तो अब एनीवे, तो ये पॉइंट आपके समझ में आया। तो मैं ये बताने की, तो बहुत से बच्चों को लगता है 20,000 पोस्ट में ही आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्यों नहीं आना चाहिए। भले ही हमने ट्रांसफर पोस्ट में करा या ईयर के एंड में करा, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि इस पूरे साल में जनरल रिजर्व में 20,000 रुपए ट्रांसफर हुए। मेन पॉइंट ये है। तो प्लस प्री एक्विजिशन, तो पहले 3 महीने में जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ, ये पॉइंट आपको समझ में अच्छी तरह से अब आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जिस दिन कंट्रोल हासिल हुआ उस दिन जनरल रिजर्व में 1,55,000 रुपीज थे। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, क्या इस क्वेश्चन में कोई रीवैल्यूएशन है? नहीं है, कोई रीवैल्यूएशन वगैरह नहीं है। जस्ट मैं याद दिलाता रहता हूं, है नहीं, कोई रीवैल्यूएशन नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में कोई अंडरराइटिंग कमीशन है, कोई डिस्काउंट है, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हैं सब्सिडियरी कंपनी के, कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं सब्सिडियरी कंपनी के? नहीं है। होते तो आप ब्रैकेट में उनको लिखते। तो ये चीजें चेक करने के बाद आप इसको टोटल करेंगे। आप टोटल करेंगे तो किसी ने पहले करके दे दिया है 7,02,500, 7,02,500, ये टोटल बताया गया मुझे। ठीक है। उसके बाद फिर 4,21,500, थैंक यू सो मच, 4,21,500।
वाराणसी से सुमित भार्गव का ये आंसर है दोनों, और ये उन्होंने बताया 2,81,000। थैंक यू। तो 2,81,000 परफेक्ट है ना? 60% 40%। ठीक है, चलो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। पॉइंट इज दिस, और सारे लोग लेकिन चेक कर करके लिखा करो। पोस्ट एक्विजिशन अदर इक्विटी या पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी या पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में पहले तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने कंप्यूट करा था तो पोस्ट एक्विजिशन जो 9 महीने का प्रॉफिट निकला था 1,10,000 टोटल ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट था, उसमें जो पोस्ट एक्विजिशन था वो 82,500 का था। अब उसका 60% आप कंप्यूट करेंगे तो 49,500 आ जाएगा, और 33,040% आ जाना चाहिए। उसके अलावा जनरल रिजर्व देखेंगे आप। जनरल रिजर्व में जैसा कि मैंने कहा ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में हमने जो अमाउंट ट्रांसफर करा था ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में 20,000 करा था। 20,000 में से पोस्ट एक्विजिशन जो है वो 15,000 था, और 15,000 में से 9,000 जो है वो एच के खाते में आएगा, और 6,000 जो है इनके खाते में आएगा। कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, तो 39,000 जो है ये माइनॉरिटी के हिस्से में पोस्ट एक्विजिशन शेयर आया। ये चीज है नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? मैंने पहले कहा था ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। स्टेप नंबर 4 में फिर हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करी। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करेंगे तो क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले और क्या करते हैं हम ये देखते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी उसके लिए हमने कितना खर्चा करा। इसको वैसे लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो आपने कंट्रोल हासिल करा उसके लिए आपने जो कीमत अदा करी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सर 5 लाख लिख दो फटाफट। चलो तुमने ऑर्डर दिया, अब की बार बताया नहीं, ऐसा लग रहा है ऑर्डर दे दिया। 5 लाख मैंने लिख लिया। क्या इस क्वेश्चन में डिविडेंड प्री एक्विजिशन का केस है? तो बिकॉज होल्डिंग कंपनी ने अपना शेयर डिविडेंड का पीएनएल में क्रेडिट कर लिया था, जो कि गलत था, उनको इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करना चाहिए था। तो उनके पीएनएल से निकाल करके हम यहां पैसा लेकर के आएंगे। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ डिविडेंड, ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ डिविडेंड ऑफ एच लिमिटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। तो शेयर ऑफ डिविडेंड जो एच लिमिटेड ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर लिया था, वहां से निकाल करके हम यहां पर ला रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, सब्सिडियरी कंपनी ने जो डिविडेंड पे करा था वो 1 लाख रुपए का पे करा था, और 1 लाख रुपए में जो आपका शेयर होगा डेफिनेटली 60% होगा। तो 60,000 आप अपनी इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करेंगे। किसी एसेट को क्रेडिट करने का मतलब है एसेट की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एक तरीके से आपका जो खर्चा बना वो 4,40,000 का खर्चा बना है। 4,40,000। इज इट क्लियर टू यू? अब आप इसमें से माइनस करेंगे शेयर ऑफ नेट एसेट, शेयर ऑफ एच लिमिटेड, शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इस तरह से आप लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स थे उसमें जो हमारा हिस्सा था 4,21,500। थैंक यू, मुझे याद नहीं आ रहा था, बच्चों ने पहले बता दिया। 4,21,500 बच्चे बता रहे हमारा हिस्सा था। तो इस केस में अब जो डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज्यादा है 4,40,000, तो इसका मतलब 18,500 क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है करेक्ट, इस पर ध्यान देना है। रिवर्स बैक बोनस इश्यू मैंने इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि तुमने देखा हमें बोनस की रिवर्स कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ी, इस सेंस में कि मुझे बोनस इश्यू के बाद की शेयर कैपिटल दी थी और उससे पहले की शेयर कैपिटल मुझे फाइंड करनी थी। फिर इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कंप्यूट करा। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कंप्यूट करने के लिए स्टेप नंबर 5 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब जब मैं माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ
शेयर क्या, पहले तो लिख दो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को जो माइनॉरिटी के हिस्से के नेट एसेट्स हैं जो कि आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं 2,81,000 के हैं, 2,81,000। फिर उसके अलावा हमने इसमें ऐड करना है शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन, ये लिखना ही पड़ता है, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस, R&S, ये लीगल शॉर्ट फॉर्म है, आप यूज कर सकते हैं। 39,000 हमने कंप्यूट करा था। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 381 प्लस 9 तो 3,20,000 ये आ जाएगा। तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट रिपोर्टिंग डेट को 3,20,000 का हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? एनी इंटरेस्टिंग? पक्का समझ में आ गया? तो क्या मुझे बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊं, या चलो अब आपने कहा तो सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी आप ही बना करके दिखाओ। चलो तुमने कहा तो अब करना ही पड़ेगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मैं तो सोचता डायरेक्टली रीड करा देता। इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले तो वन शेयर होल्डर्स फंड आप लिखने की जहमत को गवारा करें। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी पहले तो आप लिखें ए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। जाहिर है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो आएगी वो होल्डिंग कंपनी की आएगी और 10 लाख का अमाउंट आप यहां पर लिख देंगे। उसके अलावा फिर आपने यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस प्रेजेंट करने हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे तुम कंसोलिडेटेड भी लिख सकते हो, इसका मतलब ही होता है कंसोलिडेटेड। इनफैक्ट हम कोई भी चीज जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर लिख रहे हैं तो वो कंसोलिडेटेड ही है। कंसोलिडेटेड का मतलब मिला करके। तो पहले तो एच लिमिटेड का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में देखो कितना है सर, 1,60,000 है। अब ये देखो कि एच लिमिटेड का कितना शेयर है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो 49,500 है एच लिमिटेड के हिस्से का। फिर इस क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में था, तो ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड, तो हमने प्रॉफिट से डिविडेंड, अपना शेयर ऑफ डिविडेंड निकाल करके इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया था। हमारा शेयर जो है 60,000 है। इस क्वेश्चन में कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है, कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई पोस्ट एक्विजिशन तो नहीं मुझे कहना चाहिए, बल्कि डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट नहीं है, अदरवाइज वो हम माइनस करते। तो 1,49,500 आपने लिख दिया, 1,49,500। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अलावा फिर मैं जनरल रिजर्व का बैलेंस लिखूंगा। अब जहां तक जनरल रिजर्व का सवाल है तो पहले तो एच लिमिटेड को आप देखो, जो एच लिमिटेड का बैलेंस है बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख रुपए का गिवन है। फिर पोस्ट एक्विजिशन शेयर, देखो ड्यूरिंग द ईयर में हमने जनरल रिजर्व में 20,000 रुपए ट्रांसफर करे थे। उसमें 20,000 में से 5,000 प्री थे, पोस्ट में 15,000 थे। 15,000 में हमारा जो शेयर था वो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन 9,000 रुपए का था। तो इस तरह क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो 1,09,000 का आएगा, 1,09,000। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर जनरल रिजर्व के अलावा इस क्वेश्चन में आपको मालूम है कि हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो निकाला है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी हम लिखेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटीज का जो इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए आप माइनॉरिटी क्लेम भी लिख सकते हैं, 3,20,000 का है। तो 3,20,000 आपने लिख दिया। फिर इस क्वेश्चन में नॉन करेंट लायबिलिटी आपने लिखी, लेकिन नॉन करेंट लायबिलिटी का कोई आइटम बैलेंस शीट में नहीं था। फिर आपने करंट लायबिलिटी लिखी। करंट लायबिलिटी में 4,40,000 तो एच लिमिटेड का है और 2 लाख सब्सिडियरी का है। कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इन दोनों को ऐड कर करके आउटर कॉलम में आप दिखा देंगे। किसी ने कर लिया टोटल? 22, 18, 500 है, ठीक है। ओके, 22,18,500 ये मान करके चल लेते हैं। सुमित अग्निहोत्री फ्रॉम इंदौर। अच्छा जी, उसके अलावा फिर एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। एसेट्स के अंदर सबसे पहले तो 1 एनसीए आप लिखेंगे, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी सबसे पहले आप लिखेंगे ए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर लिख सको तो शो करना चाहिए टेंजिबल, इंटेंजिबल।
तो इस क्वेश्चन में जो तुम्हें फिक्स्ड एसेट दिए, मान के चलेंगे कि वो टेंजिबल हैं जब कुछ नहीं लिखा होता, तो टेंजिबल जो अमाउंट तुम्हें दिया हुआ था मिला करके ही लिख देते, क्योंकि कोई रीवैल्यूएशन तो है नहीं, तो मिला करके आप सीधा ही लिख दो 7,30,000 एच लिमिटेड। और क्योंकि अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो डायरेक्टली मैंने आउटर कॉलम में उनका अमाउंट कंसोलिडेट कर करके लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा इंटेंजिबल आप लिखें। इंटेंजिबल तो सर बैलेंस शीट में है नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है, वो आपने जो गुडविल कंप्यूट करी है वो आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। तो गुडविल का अमाउंट जो आपने कंप्यूट करा था वो 18,500 का था, तो 18,500 का अमाउंट आप यहां पर लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट जाहिर है कि हम लिखते नहीं है। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में तुम्हें करंट एसेट्स गिवन है, तो करंट एसेट का अमाउंट आप लिखेंगे। करंट एसेट के अंदर आपको दो ही आइटम है, और देखो जो स्टॉक या इन्वेंट्री दी हुई है सीधा मिला करके मैंने लिख दिया, क्योंकि कोई अनरियलाइज प्रॉफिट वगैरह नहीं है। 8,20,000 दोनों कंपनी का जो अमाउंट है वो मिला करके 8,20,000 आएगा। इसी तरीके से फिर डेटर्स हैं, कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है नहीं, मैंने डायरेक्टली दोनों का अमाउंट मिला करके लिख दिया। वैसे जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो तुम्हें दोनों का अमाउंट शो करना चाहिए। और ये टोटल जो तुमने बताया था मैंने वही लिखा है 2218, लेकिन बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी वो टोटल लिखे एक बार चेक करके लिखा करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुमने देखा, मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चन नंबर 18 और 18 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मॉड्यूल के क्वेश्चन है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 19 है ये भी मॉड्यूल का है, 20 भी मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है। अब होता क्या है, देखो इसमें कोई डाउट नहीं, जब आप सीए की तैयारी करते हैं और बहुत सारे वीडियोस आपको नजर आते हैं, खासतौर से जब आपके एग्जामिनेशन के टाइम होते हैं या फाउंडेशन का पेपर खत्म होता है, नए बैचेस होते हैं, फ्री क्लासेस और स्ट्रेटेजी और मैराथन रिवीजन, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या चीजें आजकल मार्केट में आ गई हैं। अब ध्यान क्या रखना है, खैर मैं अब ज्यादा इस तरह की बातें नहीं करना चाहता, मेरा बेसिक मकसद ये है। नो डाउट जैसे हम भी अपना स्टडी मटेरियल सप्लाई करते हैं, आपको मालूम है कि हमारी 3 बुक्स हैं, और जो बच्चे जिन लोगों ने अभी तक हमारी बुक्स के दर्शन नहीं करे हैं, मैं ये सिर्फ उनके लिए कर रहा हूं। जिन बच्चों ने खरीद लिए हैं अच्छी बात है। जैसे ये हमारे 3 वॉल्यूम्स आते हैं, करेक्ट। एक तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2 है। उसके अलावा ये आपका जो है, और आपने देख लिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ये हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिकल चैप्टर्स रखे हुए हैं। इवन ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे AS21 है उसको भी हमने इसी के अंदर इंक्लूड करके रखा हुआ है। एक्चुअली जो वॉल्यूम 1 है और उसके अलावा वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वॉल्यूम 1 प्रैक्टिकल चैप्टर था, और वॉल्यूम 3 जो है ये MCQ से रिलेटेड है। ये हमने एक MCQ का अलग से निकाला हुआ है। तो ये 3 वॉल्यूम्स है, लेकिन ये दिखाने के पीछे पर्पस ये नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इस तरह का अननेसेसरी एग्जिग्रेशन पसंद नहीं है। हम ऑनेस्टी से काम करते हैं और दावे के साथ, लेकिन ये कह सकते हैं कि वी हैव गिवन यू द बेस्ट पॉसिबल मटेरियल। और मुझे अगर आपको इससे बेटर कहीं क्लासेस लगती हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्टिक ओवर देयर, बट आई पर्सनली फील दैट यू कैन नॉट गेट व्हाट वी कॉल बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देन दिस, करेक्ट। I do not know how many among you would agree upon this or not, but that is a fact. खैर anyway, अब इस तरह से इन क्लास सॉल्यूशन डिटेल में आपको बहुत कम कराने को मिलेगा, या जो हमारी एज ग्रुप के टीचर्स फैकल्टी हैं जो मार्केट में इक्का दुक्का ही हैं, तो वही आपको इस तरह से कराएंगे। अच्छा, अब मैंने ये क्यों कहा, वैसे सब क्या हमारी किताबें इनफ और सफिशिएंट है? नो डाउट जब भी किताबें लिखी जाती हैं उसमें कोशिश करी जाती है जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन हो, आरटीपी के क्वेश्चन हो, मॉड्यूल के क्वेश्चन हो, उनका समावेश करा जाए। लेकिन क्या ये जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल उसका सब्सटीट्यूट है? आंसर है नो, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो आपके लिए करना जरूरी होता है, हालांकि हमने उसके क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड करके रखे हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट का मटेरियल करते हैं तो कई बार आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम समझने में आती है। यानी कि किसी बच्चे ने अगर पहली बार कोई कोर्स करा है और जब वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उसका एक कारण क्या है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये कि वो जितना सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए वो फॉर्म में नहीं होता। अब जैसे कि मॉड्यूल में ये जो क्वेश्चन है तुमने देखा, हमने पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराए और उसके बाद अब हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं, जबकि मॉड्यूल में जो अब हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं ये शुरू में दिए हुए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये वजह है। अदरवाइज अब आपने हमारा मटेरियल कर लिया, इसका मतलब आपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी कर लिया, आपने आरटीपी भी कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चंस तक जो है वो भी आपने कवरेज कर ली है।
तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को पहले देखें और क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, शुरू में तुम्हारे मॉड्यूल में ये वाले क्वेश्चंस पहले ही दे दिए। प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं समझेंगे इन क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं कर सकते। एनीवे, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि H लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ S लिमिटेड ऑन 1/1/2025। मैंने डेट इसलिए करी है, अब मैं बार बार क्या रीजन दूं, आपको मालूम है आपकी बुक्स में 1/1/2025 हो सकता है लिखा हो। तो H लिमिटेड ने 70% इक्विटी शेयर एक्वायर करे S लिमिटेड में ऑन 1/1/2025 को। अब कह रहे हैं कि ऑन दैट डेट द पेड ऑफ कैपिटल ऑफ S लिमिटेड वॉज ₹10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कहता है जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन S लिमिटेड की शेयर कैपिटल जो थी वो 10,000 शेयर थे, 10 रुपए वाले। अब देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन शुरू में आपको कराता आपको एकदम से समझ में नहीं आता। अब आपने बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप 1 मिनट में इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कह रहे हैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व बैलेंस वॉज 1 लाख, और एक्यूमुलेटेड रिजर्व बैलेंस जो है उस दिन 1 लाख था। जिस दिन आपने कंट्रोल करा शेयर कैपिटल 10,000 शेयर थी, एक शेयर 10 रुपए का था सब्सिडियरी कंपनी का, और सब्सिडियरी कंपनी का उस दिन जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर करा कहता है बैलेंस जो था 1 लाख का था। अब कह रहे हैं H लिमिटेड पेड ₹1,60,000 टू एक्वायर 70% इंटरेस्ट इन S लिमिटेड। जाहिर है कि हमने 70% शेयर्स खरीदे हैं। अब कह रहा है 70% खरीदने के लिए हमने 1,60,000 रुपए दिए, इसका मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट 1,60,000 की है। अब कह रहे हैं एसेट्स ऑफ S लिमिटेड वर रीवैल्यूड ऑन 1/1/2025। करेक्ट, जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा कहता है हमने S लिमिटेड के एसेट्स को रीवैल्यू करा, और कहता है जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन लॉस हो गया 20,000 का। अब क्वेश्चन की डिमांड यह है कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आप देखो कि आपके मॉड्यूल में शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन यही है, और मॉड्यूल के जितने भी लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो अब हम कवर कर चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन को जैसे मुझे अब आपको कराना हो तो अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरे को थोड़ी जगह चाहिए, मैं एक मिनट जरा क्वेश्चन को रीड कर लूं ताकि मुझे याद रहे सारे फैक्ट्स। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो क्योंकि स्पेस काफी ज्यादा घिर चुकी है तो मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने के लिए ना स्पेस चाहिए होगी। स्पेस काफी दूर जाकर के मिल रही है, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे तो क्वेश्चन 99% याद ही रहता है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 18 हमने अभी करा था, अब 19th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मैंने कहा ये सब क्वेश्चन 18, 19, 20, 21 आगे के टिल अप टू 30 तक ये सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के हैं। और जो मॉड्यूल के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं अनसॉल्व वाले हों, अनसॉल्व तो नहीं बल्कि जो लास्ट में टेस्ट या नॉलेज वाले हों, या जो बीच में दिए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कवर ऑलरेडी कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में 18 तो अक्सर हमने कर लिया, तो 19 की बात कर रहे थे, सॉरी। तो सबसे पहले तो आपको समझना क्या है इस क्वेश्चन में। मैंने ये बताया कि 1/1/2025 हमने डेट चेंज कर दी थी, तो 1/1/2025 1/1/2025 को ऑब्वियसली हमारी कंपनी ने या H लिमिटेड ने, पहले तो ये डेट ऑफ कंट्रोल है आपकी, डेट ऑफ कंट्रोल या डेट ऑफ एक्विजिशन जो भी लिखना चाहें। इस दिन आपने 70% शेयर्स खरीदे हैं जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कितने शेयर आपने खरीदे? 70% आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं ऑफ S लिमिटेड। करेक्ट। डेट ऑफ एक्विजिशन ये कह रहा है जिस दिन आपने कंट्रोल हासिल करा उस दिन की कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है। उस दिन की इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे कि उसने बताया कि सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 10,000 शेयर हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है। और उसने ये भी बताया कि जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन सब्सिडियरी कंपनी के जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स थे उसमें जो बैलेंस था वो 1 लाख रुपए का था। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस दिन तुमने कंट्रोल एक्वायर करा।
और कह रहा है जिस दिन कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन कुछ रीवैल्यूएशन हुआ जिसकी वजह से कुछ लॉस हो गया, यानी कि रीवैल्यूएशन में डीवैल्यूएशन हो गई, कहता है 20,000 की। अब ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको गुडविल कंप्यूट करनी है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करना है। हार्डली इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक चीज और, उसने कहा कि जो आपने 70% शेयर्स एक्वायर करे हैं, जो 70% शेयर्स एक्वायर करें, इसके लिए जो आपने प्राइस पे करा है, ये प्राइस का मतलब है कि जो आपने जो इन्वेस्टमेंट की आपकी कॉस्ट है, प्राइस पेड, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,60,000 की है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये तो क्वेश्चन ही मैंने अभी आपको सामने ओपन करा। इज इट क्लियर टू यू? अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल को देखो, हमारा जो अप्रोच है, मैंने कहा ना, किसी में चेंज नहीं होना चाहिए। याद रखें कि क्यों हमने मॉड्यूल के ये क्वेश्चन शुरू में नहीं कराए। अब आपकी बात समझ में आनी चाहिए। पहले हमने एक अप्रोच डेवलप करना था। अब अप्रोच आपको पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो इस तरह से करूंगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब डिग्री ऑफ कंट्रोल लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, दिया ही हुआ है। सब्सिडियरी कंपनी की डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करा तो उसमें कंट्रोल भी दिया ही हुआ है, 70% 30%, करेक्ट। ये तो हमें पता लग गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में जनरली हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स करते हैं, लेकिन मुझे एनालिसिस करने की अब की बार जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं अभी आपको 1 सेकंड में बताता हूं। लेकिन उसके बाद मैंने यहां पर कंप्यूट करा, यहां पर बनाया एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल का मतलब है कि हम कंप्यूट कर रहे हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं और उसमें हमारे शेयर कितने हैं। एनालिसिस टेबल, क्योंकि गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन होल्डिंग कंपनी के हिस्से में कितने नेट एसेट्स हैं। तो इस पर्पस के लिए यह करा जा रहा है। तो अमाउंट, होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब जैसा कि मैंने अभी लिखाया, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख की है। अब हम लोग क्या करते थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर हम इसमें ऐड करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व तो नहीं है, सीधा एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स दे दिए। और उसने तुम्हें दे ही दिया है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स में 1 लाख है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स में 1 लाख रुपए हैं, तो मुझे तो यही फिगर चाहिए ना। तो इसलिए मैंने कोई एनालिसिस नहीं करा। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में मैं माइनस करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन लॉस भी है। तो रीवैल्यूएशन लॉस जो हो गया 20,000 का, जिसकी वजह से आपकी इक्विटी कम हो जाएगी। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी या नेट एसेट्स 1,80,000 के थे। मुझे यही चाहिए सिर्फ इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे सिर्फ गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करना है। उसमें एच लिमिटेड का हिस्सा 70% अगर मैं कंप्यूट करूं तो 1,26,000 रुपए आ जाएगा। सब्सिडियरी कंपनी का हिस्सा इतना आ जाएगा और माइनॉरिटी का हिस्सा 54,000 रुपीज आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अब इसके बाद बस आप अपना ये स्टेप, जो आपका मेन स्टेप है इस क्वेश्चन में, गुडविल कैपिटल रिजर्व, आप कंप्यूट करके दिखा सकते हैं। गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने के लिए हम यही देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो हमने करी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने सब्सिडियरी कंपनी में करी है, जो क्वेश्चन में लिखा था प्राइस पेड, वो ये बताता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उसकी कॉस्ट 1,60,000 है। बस उसमें से आप माइनस कर दें शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो शेयर ऑफ नेट एसेट्स का मतलब है होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी में, जो कि तुमने कंप्यूट करा 1,26,000। तो 1,60,000 में से 1,26,000 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 34,000। तो इसका मतलब गुडविल आपकी 34,000 की आ जाएगी। अब आपकी समझ में आना चाहिए, जो शुरू में बच्चे कुछ बोल रहे थे, सर मॉड्यूल में शुरू में ट्रिकी क्वेश्चन थे, अब वो आपके लिए विद इन ए फ्लिक ऑफ सेकंड होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि शुरू में थोड़ा पेशेंस रखना है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि डायरेक्टली मॉड्यूल से करने में बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, आपने एक बार कोर्स कर लिया फिर आप मॉड्यूल करना शुरू कर दें, लेकिन मैंने कहा मॉड्यूल के अब सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो अब हम कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको करा जाएगा। आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं और बातें भी समझ में आनी चाहिए जो मैं आपके दिमाग में लाना चाहता हूं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। क्वेश्चन नंबर 20, अब ये सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया।
20 क्या कहता है कि ए लिमिटेड एक्वायर्ड 70% इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड ऑन 1/1/25 ही कर देते हैं, चलो डेट। एच लिमिटेड ने 70% एक्वायर करा बी लिमिटेड में 1/1/2025 को 1/1/2025 को कहता है कि 70% हमने शेयर्स एक्वायर करें, करेक्ट। कह रहा है उस दिन बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल, यानी कि जो सब्सिडियरी कंपनी बी लिमिटेड है, सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कहता है 1 लाख रुपीज 1 लाख की है, जो कि 10,000 शेयर है, तो रुपीज 1 लाख की इनकी शेयर कैपिटल है। रुपीज 1 लाख जो कि कहता है 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। और कह रहा है एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि रिजर्व्स और सरप्लस में मिला करके इस तारीख को बैलेंस तुम्हें दिया ही हुआ है। तो सिंपल वर्ड्स में वो कह रहा है कि रिजर्व्स और सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस इस दिन मिला करके 1 लाख रुपए के, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है, करेक्ट। फिर उसने कहा ऑन दैट डेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बी लिमिटेड वे रीवैल्यूड, और अब की बार कह रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में लॉस था, अब की बार कह रहा है प्रॉफिट हो गया 20,000 का। ऑलमोस्ट फिगर भी सेम है, बस फर्क क्या है कि अब की बार रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। अब बताओ ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान है। वो इसलिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, अगर शुरुआत में ये क्वेश्चन करे होते तो वो आपकी समझ में नहीं आते, बिकॉज अब कॉन्सेप्ट आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बचकाने लग रहे होंगे। अब उसने ये भी कहा कि ए लिमिटेड ने 1,30,000 रुपीज अब की बार पे करें, यानी कि 70% जो आपने कंट्रोल हासिल करा उसके लिए जो आपने परचेज कंसीडरेशन या इन्वेस्ट प्राइस जो पे करा, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 1,30,000 की है। ये क्वेश्चन तुमसे कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। अगर मैं इसको यहीं पर कर दूं, देखता हूं मैं इतने स्पेस में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा साफ सुथरा करने की आदत है, करेक्ट। अब ये तो मैंने चीजें आपको बताई दी हैं, फिर कोशिश मैं करता हूं इस क्वेश्चन को इधर ही करने की। अब मैंने आपको ये तो बता दिया 1/1/2025 को ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। उसके बाद अब बेसिकली इस क्वेश्चन में भी मुझे गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करना है, तो बेसिकली मुझे कंप्यूट करना है इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, क्योंकि पहला स्टेप जो है वो डिग्री ऑफ कंट्रोल दिया ही है 70% 30%। तो मैंने सबसे पहले कंप्यूट करा नेट एसेट्स, यानी कि एनालिसिस टेबल हमने बनाया, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी का नाम बी लिमिटेड है, ऑफ बी लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो कि 1/1/2025 की है। तो सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स देखने के लिए हम ये देखते हैं सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है। तो जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा उसने दिया ही हुआ है सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की है, तो आपने 1 लाख रुपए लिख दिए। फिर आपने ये देखा कि सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसा उस दिन कितना है, वो 1 लाख का है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि ये चीजें अब आपको आसान इसलिए प्रतीत हो रही हैं क्योंकि आप तमाम क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये इसलिए हम शुरुआत से आपको कहते चले आ रहे थे कि पेशेंस आपको रखना होगा। उसके अलावा फिर रीवैल्यूएशन, अब रीवैल्यूएशन जो है वो आपका 20,000 का है, तो इसको अब आप टैली कर लें। तो इसका मतलब जिस दिन हमने कंट्रोल हासिल करा उस दिन सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट 2,20,000 के थे, और उसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा बिकॉज 70% है, तो 70% 2,20,000 का 1,54,000 आ जाएगा। तो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 1,54,000 है, और माइनॉरिटीज का हिस्सा आप कंप्यूट करेंगे तो 30% 66,000 आ जाएगा। तो मेनली तो आपको यह पता करना है कि होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल कंप्यूट करनी है। तो मेन चीज गुडविल कंप्यूट करनी है। अब आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे, आपने जो प्राइस पे करा यानी कि इन्वेस्टमेंट, उसको आपने लिखना होता है। तो इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में 1,30,000 की है, ना कि 1,60,000, ये ध्यान रखना। तो इन्वेस्टमेंट आपकी 1,30,000 की है। उसके अलावा आपने शेयर ऑफ नेट एसेट्स इसमें से माइनस करने। शेयर ऑफ नेट एसेट्स का मतलब है शेयर ऑफ नेट एसेट्स, सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, उसमें जो पेरेंट का शेयर है 1,54,000 है। तो 1,54,000 बिकॉज आपका शेयर अब की बार ज्यादा है,
तो इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व निकल आएगा। तो कैपिटल रिजर्व 24,000, ये आपका इस केस में आंसर होगा। अब कितना आसान लग रहा है, ये सब मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। जो शुरू में आप देख रहे थे उस समय आपको लग रहा होगा सर आप ये क्या करा रहे हो और मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है। तो ये चीजें आपको समझना है, मॉड्यूल के जो चीजें दी हैं उसको कहां पर इनकॉर्पोरेट करना है, ये बेसिकली हमारी बुक्स की या एक अच्छी फैकल्टी की विशेषता होती है। एनीवे, उसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको हम करेंगे। अब ये क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा लंबा चौड़ा नजर आ रहा है, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको कहा। क्वेश्चन नंबर 21 वैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को अब करने से पहले 5 मिनट का, जैसा कि मालूम है आपको, मालूम है कि जो लोग 4 घंटे पढ़ा रहे हैं हम लोग नियरली वो 1.5 आवर्स में कवर करते हैं, करेक्ट। क्योंकि मेरा पर्सनली मानना यह है कि 3-4 घंटे तक बच्चे, खासतौर से आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं, वो इतना लंबा चौड़ा पेशेंस नहीं रखते हैं, उनकी एकाग्रता भंग होती है। एक जमाना था हम लोग भी 3-4 घंटे की क्लासेस लिया करते थे, लेकिन विद द समय के साथ साथ हमें अपने आप को बाउल्ड करना पड़ता है। तो ठीक है, अब इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी नेक्स्ट सेशन क्या, अभी ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे। 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं।
सो वेलकम अगेन आफ्टर द ब्रेक। तो आफ्टर द ब्रेक, और बड़ी अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि ये हिंदी वर्जन की क्लासेस हैं, लेकिन साउथ इंडिया से भी बच्चे देख रहे हैं। रवि कामत, ग्रेट वेलकम, और एवरी डे यू आर ओवर देयर। वैशाली वी नाम ना थोड़ा सा आई एम नॉट एबल टू pronounce it correctly, but anyway, from Kerala, she is also there, and it is so nice to see you down over there in the classes. Anyway, तो अब ये जो क्लासेस हैं साउथ इंडिया से भी देखी जा रही हैं, अच्छी बात है। अब ये 21 मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बच्चों को देख के लगेगा पता नहीं क्या चीज आ गई है। कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर 2 मिनट का काम है। बिकॉज अब आपके क्यों है 2 मिनट का काम? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमिन ईच केस। अब वो नीचे तुम्हें ना 4 केसेस दिए हुए हैं। ये केस 1 दिया है, एक केस 2 दिया है। पहले 2 केस में सॉल्व करूंगा, और जो तीसरा और चौथा केस है वो आप खुद कर लेना। करेक्ट? तो ये 4 केसेस दिए हैं। अब वो क्या कह रहा है, इन चारों केसेस में आपको डिटरमिन करना है, एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। वो कह रहा है ये, और फिर कह रहा है गुडविल भी फाइंड करनी है, कैपिटल रिजर्व भी फाइंड करना है, और ये छोटा छोटा एक बच्चा जो है वो भी मैंने बताया स्टूडियो में आ जाता है आजकल। और फिर कह रहा है अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट फाइंड करना है। वो कह रहा है इस सारे केसेस में एक तो आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, एक गुडविल कंप्यूट करना है, एक कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करना है, और अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट कंप्यूट करना है इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और कह रहा है ये एज्यूम करते हुए कि होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब केस में, जितने भी केस हैं, आप ये मान के चलेंगे कि जो होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो 2 लाख है। अब ये कैसे करना है, देखो यहां पर केस 1 में पहले ध्यान से इस टेबल को पढ़ेंगे। पहले तो ये डेट्स आपकी बुक्स में 25 लिखी होंगी, इसलिए मैंने यहां पर 25 कर दिया। करेक्ट? अच्छा जी, अब ध्यान से देखें। वो कह रहा है जो पहले तो जो केस ए है, केस ए में क्या कह रहा है, सब्सिडियरी कंपनी का नाम तो ए लिमिटेड है, यानी कि आप तो इन्वेस्टर कंपनी है और आपने सब्सिडियरी कंपनी में पैसा लगाया है, तो सब्सिडियरी कंपनी ए में आपने इन्वेस्ट करी है, और जो आपने शेयर्स एक्वायर करे वो 90% शेयर्स एक्वायर करे हैं। 90% शेयर्स एक्वायर करने के लिए ये जो कॉस्ट दी है ना, ये जो कॉस्ट दी हुई है, ये क्या शो कर रही है कि आपने आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने 90% शेयर खरीदे, उसके लिए आपने 1,40,000 रुपए दिए हैं। फिर अगले कॉलम में क्या कह रहा है, डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन 1/1/2025 है, ठीक है, 1/1/2025। अब कह रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी के शेयर कैपिटल भी आपको गिवन है। सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल में कितना पैसा है ये हमें चाहिए ही होता है, 1 लाख है। और कहता है सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस दिन हमने एक्वायर करा उस दिन 50,000 रुपए का बैलेंस है, और उसने ईयर के एंड की डेट भी दी हुई है कंसोलिडेटेड। अब कहता है ईयर की एंड की डेट 31/12 लिखा है, तो 31/12/25। इसका मतलब ईयर जो है इस तारीख को स्टार्ट हो रहा है, इस तारीख को एंड हो रहा है, और ईयर की बिगनिंग में आपने एक्वायर कर लिया। और उसने ईयर के एंड में भी आपको शेयर कैपिटल का बैलेंस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें मालूम है जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग भी है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस 70,000 है। अब इस केस को देख करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, ये बहुत ही कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है, और 1 मिनट में आप सीख लेंगे इसको। जस्ट वेट, 1 मिनट में थोड़ा स्पेस अपने लिए क्रिएट कर लूं, लेकिन स्पेस तो क्रिएट मैंने कर ली, जगह कम है। एनीवे, अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने क्या करा, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली मुझे आपको समझाने के लिए पहले एनालिसिस करना पड़ता है, तो मैंने एनालिसिस भी कर दिया। अब इस क्वेश्चन में ईयर की एंड की डेट जो है वो 31/12/2025 दी हुई है। ये ईयर की एंड की डेट है। ईयर की बिगनिंग की डेट 1/1/2025 है, और यही आपकी डेट ऑफ कंट्रोल भी है, डेट ऑफ एक्विजिशन भी है। इसका मतलब ये हो गया कि सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। ये कहा जा सकता है सारा का सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन, जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर करा, क्वेश्चन में क्या चीजें लिखी हुई थी उसको आप पहले तो नोट कर लें। पहले तो ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, और आपने इस दिन 90%
स्टेक्स एक्वायर करें। अगर 90% शेयर्स आपने एक्वायर करे हैं तो इसका मतलब होल्डिंग के पास तो इतना स्टेक है और माइनॉरिटीज के पास इतना स्टेक है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल तो आपको ऐसे ही पता लग गया। फिर आप उसमें यह भी दिया हुआ था कि 90% शेयर्स खरीदने के लिए या कंट्रोल हासिल करने के लिए आपने जो कॉस्ट लिखा हुआ था, जिसको परचेज कंसिडरेशन या इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की आपकी कॉस्ट है वो 1,40,000 है। 1,40,000 रुपये आपने दिए 90% कंट्रोल हासिल करने के लिए। इज इट क्लियर टू यू? फिर जिस दिन आपने कंट्रोल हासिल करा वो कहता है उस दिन जो सब्सिडियरी कंपनी है ए लिमिटेड, सब्सिडियरी कंपनी के, उसने ये भी क्वेश्चन में बता दिया कि जो शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी की, शेयर कैपिटल भी बता दी है आपको 1,00,000 रुपए की है। सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल उस दिन 1,00,000 रुपए की और ईयर के एंड में भी 1,00,000 की है। फिर क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में लिखा था कि बिगनिंग की डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 है और ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70,000 रुपीज है। ये केस ए में जो चीजें दी हुई थी ये बताई हुई है। इज इट क्लियर टू यू? आपने 90% शेयर एक्वायर करे, माइनॉरिटी के पास 10% आएंगे। 90% शेयर एक्वायर करने के लिए आपने 1,40,000 रुपए दिए। जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन की शेयर कैपिटल और बैलेंस शीट की डेट को भी शेयर कैपिटल दी हुई है 1,00,000। और मेनली जो पॉइंट है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बिगनिंग में 50 है, 70,000 ड्यूरिंग द ईयर, 70,000 जो है ईयर के एंड में है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस क्वेश्चन में पहले तो डिग्री ऑफ कंट्रोल अगर मैं कंप्यूट करता, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करेंगे तो कंप्यूट क्या करेंगे, वो तो दिया ही हुआ है 90% और 10%, 90% और 10% है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पीएनएल का एनालिसिस करेंगे। पीएनएल एनालिसिस, सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जैसा कि आपने देख ही लिया कि उसमें क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 70,000 का है और ओपनिंग बैलेंस जो है वो 50,000 का है। तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर में 20,000 का प्रॉफिट कमाया। तो 20,000 ड्यूरिंग द ईयर में कमाया और 20,000 में से सारा का सारा जो ये अमाउंट है ये पोस्ट में जाएगा। क्यों जाएगा पोस्ट में? क्योंकि सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, प्री एक्विजिशन पीरियड नहीं है, क्योंकि पूरे 12 महीने अकाउंटिंग पीरियड के पोस्ट है। ये चीज करने के बाद अब मुझे ये देखना होता है सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को। इसके लिए हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। तो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी के डेट एसेट्स कितने हैं ये देखने के लिए मैंने पहले तो यहां पर लिखा अमाउंट, फिर मैंने लिखा एच लिमिटेड, फिर मैंने लिखा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फिर मैंने लिखा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, जैसा कि हमने देखा 1,00,000 रुपए की है। बिकॉज कंट्रोल हमने बिगनिंग के दिन एक्वायर करा, तो बिगनिंग के दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस है हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो 50,000 का है। कोई जनरल रिजर्व नहीं है, कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है। तो हम कह सकते हैं जिस दिन कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट 1,50,000 के थे। अब उसमें 90% शेयर आपका है। अब 90% आप इसका कंप्यूट करेंगे तो 1,35,000 आपके हिस्से के नेट एसेट्स हैं। इसका मतलब माइनॉरिटी के हिस्से के जो नेट एसेट्स आ गए वो कितने आ जाएंगे, जाहिर है 15,000 आ जाएंगे। उसके अलावा आप पोस्ट एक्विजिशन भी दिखा सकते हैं। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो 20,000 का है। जैसे कि हमने देखा ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट जो है वो 20,000 था, लेकिन सारा का सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन है। इसमें जो हमारा हिस्सा हो जाएगा वो 18,000 हो जाएगा, माइनॉरिटी का हिस्सा 2,000 हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में पहले तो ये चीज की बने। अब ये काम करने के बाद आप कैपिटल रिजर्व आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व या गुडविल आई मीन टू से। तो जो भी आपका अगला स्टेप है, स्टेप नंबर डी, तो उसमें मैंने गुडविल कैपिटल रिजर्व भी कंप्यूट करके दिखा दी। गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने के लिए हमने जो इन्वेस्टमेंट्स करी है, इन्वेस्टमेंट्स जो आपने करी है, कितनी करी है?
इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 1,40,000 मैंने लिखाया था 90% शेयर एक्वायर करने के लिए 1,40,000 रुपए हमने दिए। बस उसमें से हम माइनस कर देंगे शेयर ऑफ नेट एसेट्स, यानी कि जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है नेट एसेट्स में ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, जो कि हमने अभी कंप्यूट करा था 1,35,000 था, तो 5,000 रुपए गुडविल है, ये हमें पता लग गया। फिर क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि आप ये भी बताओ माइनॉरिटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को कितनी है और ईयर के एंड में कितनी है, तो इसके लिए आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कंप्यूट करके दिखा देंगे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को तो हमें मालूम ही है 15,000 की है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 1,50,000 के टोटल नेट एसेट्स थे, उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा 10% 15,000 था। और ईयर के एंड में देखने के लिए आप इसमें शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड कर दो। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 20,000 के थे, जिसमें माइनॉरिटीज का हिस्सा 2,000 का था। इसका मतलब ऑन द रिपोर्टिंग डेट को माइनॉरिटी इंटरेस्ट 17,000 की थी। क्वेश्चन ने यह भी पूछा था गुडविल कितनी है, माइनॉरिटी बिगनिंग की डेट को कितने, ईयर के एंड में कितने हैं। और क्वेश्चन ने यह भी पूछा था कि आप हर केस में यह भी बताओ कि कंसोलिडेटेड पीएनएल में कितना आएगा, यानी कि जो बैलेंस शीट में हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पीएनएल लिखते हैं उसमें कितना बैलेंस बचेगा। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एच लिमिटेड के पीएनएल में कितना बैलेंस है। उसने कहा आप ये प्रज्यूम कर करके चलो कि हर केस में होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस है वो 2 लाख का है, तो अब मैंने यहां पर 2 लाख लिख दिया और फिर मेरे इसमें पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऐड कर दिया। और पोस्ट एक्विजिशन शेयर जो है जैसा कि आपने देखा वो 18,000 का है, तो 18,000 आपने ऐड कर दिया तो 2,18,000। इसका मतलब कंसोलिडेटेड पीएनएल में बैलेंस जो है 2,18,000 है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको ऐसी डायग्रामेटिकली पहले बता देता हूं ताकि आपको समझते हुए केस बी, क्वेश्चन नंबर 21 का केस बी मैं ऐसे ही बता देता हूं। यहां देखें, केस बी में भी सेम सिचुएशन है। केस बी में क्या है, पहले तो मैंने 31 of 12 2025 ईयर के एंड की डेट लिखी और फिर मैंने बिगनिंग की डेट लिखी 1/1/2025। केस बी में उसने ये दिया हुआ है कि डेट ऑफ कंट्रोल के दिन आपने 85% शेयर्स एक्वायर करे। केस बी में अगर 85% आपने एक्वायर करे तो इसका मतलब माइनॉरिटीज के पास 15% जो है वो स्टेक्स है। फिर क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि 85% स्टेक्स एक्वायर करने के लिए आपने जो पैसा पे करा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है केस बी में दिया हुआ है कि आपने 1,04,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,04,000 है। फिर क्वेश्चन में जो अगला कॉलम बना हुआ था डेट ऑफ एक्विजिशन का, उसमें यह लिखा था कि बिगनिंग की डेट को सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 रुपए हैं, लेकिन ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल 20,000 रुपीज है, केवल 20,000 रुपीज है। क्वेश्चन में यह दिया हुआ है। और क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है बिगनिंग की डेट को 1 लाख की है और ईयर के एंड में भी 1 लाख की है, ईयर के एंड में भी 1 लाख की है। बस ये केस बी था। इज इट क्लियर टू यू? केस बी आप कहो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है, लेकिन फिर भी केस बी कहां, 21, ये 21 क्वेश्चन है। तो 21 क्वेश्चन में देखो यहां लिखा हुआ है केस बी में अब की बार सब्सिडियरी कंपनी का नाम बी लिमिटेड है, केस 2 इनफैक्ट, केस बी तो नहीं कहना चाहिए, केस 2। इसमें आपने 85% शेयर खरीदे हैं और 1,04,000 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी है। ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन शेयर कैपिटल में 1 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 है, और ईयर के एंड में शेयर कैपिटल में 1 लाख ही है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 रुपए है। ये है इसका केस बी। तो वही चीजें इसमें भी आपको फाइंड आउट करके बतानी है। कहां चला गया हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे? हाँ, तो हम यहां पर थे। तो ये मैंने जो है केस बी का पूरा एनालिसिस करा। केस बी का एनालिसिस करने के बाद आप क्वेश्चन को आराम से क्या बोलते हैं सॉल्व खुद ही वैसे कर सकते हैं। इसमें मुझे अब कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमने इतने क्वेश्चन कर दिए। मैंने कहा आप मॉड्यूल के क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसको सॉल्व करूं तो पहले तो जैसा कि हम लोगों की
आदत है लिखने की, डिग्री ऑफ कंट्रोल 80%, 85%, सॉरी 80% नहीं है, 85%। तो 85% और 15% का हमारा कंट्रोलिंग रेशियो है। उसके बाद फिर इस केस में पीएनएल का एनालिसिस हमने करा, पीएनएल एनालिसिस। अब पीएनएल एनालिसिस हमने करा तो इस केस में क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम है। क्लोजिंग बैलेंस आपने देखा कि 20,000 का है, जबकि ओपनिंग बैलेंस जो है वो 30,000 का है। इसका मतलब है सब्सिडियरी कंपनी जो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट कमाती है, अब की बार उन्होंने लॉस कमाया। तो अब की बार सब्सिडियरी कंपनी का लॉस है ड्यूरिंग द ईयर में। अब ये जो 10,000 का लॉस है, मैंने पहले ही कहा कि कोई प्री एक्विजिशन पीरियड तो है नहीं, तो प्री एक्विजिशन में नहीं आएगा कुछ भी, ये सारा का सारा पोस्ट में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ये आपकी बार लॉस हो गया। फिर उसके अलावा स्टेप नंबर 3 में मैंने नेट एसेट सब्सिडियरी कंपनी के कंप्यूट करे। सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन या कंट्रोल को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कंप्यूट करने के लिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमने देखा सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है। सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है दैट इज इक्वल टू 1 लाख। सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख की है। इज इट क्लियर टू यू? अब फिर आप इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज इक्वल टू 30,000, करेक्ट। तो 1,30,000 जो है वो टोटल आ गया, 1,30,000। अब 1,30,000 का जो टोटल है उसमें एच लिमिटेड का कितना हिस्सा है और माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है, 85% और 15% आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। तो 15% तो आ जाएगा 19,500 और ये आ जाएगा 1,10,500। तो आपको पता लग गया सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन, उसमें आपका हिस्सा इतना और माइनॉरिटी का हिस्सा इतना है। उसके अलावा फिर आप ये भी लिख ही लें पोस्ट एक्विजिशन। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब की बार ड्यूरिंग द ईयर में सब्सिडियरी कंपनी का लॉस है 10,000 और ये सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में आएगा। तो 8,500 का लॉस में शेयर एच का है और माइनॉरिटी का भी हिस्सा जो है वो 1,500 लॉस है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर स्टेप नंबर 4 में हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करते हैं, जो कि आसानी से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 1,04,000 की करी है। बस अब आप इसमें से लेस कर दो शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, तो जो कि हमने अभी अभी कंप्यूट करा था 1,10,500 आया था। तो शेयर ऑफ नेट एसेट्स ज्यादा है तो डिफरेंस ये आ रहा है 5,500, 6,500। तो 6,500 आ जाएगा और ये जो डिफरेंस है इसको आप कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से कैपिटल रिजर्व आ गया। फिर आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट इस पे कंप्यूट करेंगे। अब जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप कंप्यूट करेंगे, फिफ्थ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को तो हम कंप्यूट कर ही चुके हैं। माइनॉरिटी के खाते में 19,500 के नेट एसेट्स थे। वैसे तो हम प्लस करते हैं पर अब की बार माइनस लिखेंगे, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन लॉस। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस जो कि अब की बार लॉस है, तो उसमें आपका हिस्सा 1,500 है, तो ये आ जाएगा 18,000। इसका मतलब माइनॉरिटी का क्लोजिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस शीट को जो बैलेंस आएगा वो 18,000 रुपए का आएगा। और अगर आप दिखाना चाहते हैं कंसोलिडेटेड पीएनएल,
तो क्वेश्चन ने ये बोला था कि हर केस में आप ये मान के चलेंगे कि एच लिमिटेड के पीएनएल अकाउंट में जो बैलेंस है, एच लिमिटेड का जो पीएनएल का बैलेंस है, करेक्ट। अब ये एच लिमिटेड का जो पीएनएल का बैलेंस है वो 2 लाख का है, जो आप उस क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ है कि हर केस में आप ये मान के चलेंगे कि उसमें 2 लाख का बैलेंस है। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा पोस्ट एक्विजिशन शेयर। तो पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल बिकॉज अब की बार लॉस है तो 8,500 ये आप माइनस करेंगे तो कंसोलिडेशन के दिन ये आ जाएगा जी 1,91,500, 1,91,500। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे तो मुझे केस सी कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और केस डी भी कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसी क्वेश्चन का जो केस सी है मैं उसका सिर्फ डायरेक्टली आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूं। अब डायग्रामेटिकली मैंने आपको जब बताया तो जो केस सी है 31st of 12/2021 सॉरी 25 हमने डेट लिखी थी और 1/1/2025। अब केस सी में कह रहा है जो सब्सिडियरी है पहले तो उसका नाम सी है और ये डेट ऑफ एक्विजिशन तो बिगनिंग की है ही है, डेट ऑफ एक्विजिशन, और वो कह रहा है कि हमने 80% अब की बार कंट्रोल एक्वायर करा है, तो इसका मतलब 20% कंट्रोल माइनॉरिटीज के पास है। फिर उसने ये बताया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन 80% शेयर खरीदने के लिए आपने जो अमाउंट पे करा इन्वेस्टमेंट, इस क्वेश्चन में जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था मुझे तो याद नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट है, चलो मैं देखता हूं शायद याद आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो था इस क्वेश्चन में कितना था, शायद 56,000 है। एक मिनट चेक कर लूं मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, कई बारी ना, हाँ 56,000 ही है, चलो छोड़ो मेरे को याद आ गया क्योंकि क्वेश्चन जरा उधर की तरफ है तो इसलिए 56,000 ही है, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं कुछ और भी हो तो घबराने की क्या बात है, कॉन्सेप्ट सीखना है। 80% शेयर एक्वायर करे, इन्वेस्टमेंट 56,000 की है। अब उसने जो इंफॉर्मेशन दी कि जो सी लिमिटेड नाम की कंपनी है यानी कि जो सब्सिडियरी कंपनी है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन वो कहता है सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 50,000 की है और वैसे उसने ईयर के एंड में भी दी है वो भी 50,000 है। शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज वैसे भी होता नहीं, लेकिन मेनली जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिगनिंग की डेट को 20,000 है और वो कहता है ईयर के एंड में भी 20,000 है, ईयर के एंड में भी 20,000 है। तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम इसको नॉर्मल तरीके से, जैसे हम लोग आदी हैं सॉल्व करने के, अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले तो आप वही लिखोगे डिग्री ऑफ कंट्रोल, और डिग्री ऑफ कंट्रोल जब आप लिखोगे तो डिग्री ऑफ कंट्रोल में आप वही चीज लिखोगे 80% एंड 20%। तो 80% एंड 20%। अब ब्रेक तो मैंने पहले लिया था लेकिन मेरी टी बन के अभी तक आई है, तो जस्ट अलाउ मी टू हैव ए सिप ऑफ टी ऑल्सो। मैंने पहले ही बोल दिया हो कि 3-3 घंटे आप लोग लगा देते हैं लेकिन इतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान दें 80% 20%, करेक्ट। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो अब की बार एनालिसिस करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है एनालिसिस करने के लिए? क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 20,000 का है, ओपनिंग बैलेंस भी 20,000 का है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर में सब्सिडियरी कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाया ही नहीं, तो कुछ भी प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन तो होगा नहीं प्रॉफिट में, केवल बिगनिंग की डेट को बैलेंस है। अब उसके अलावा फिर हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं या नेट एसेट्स कंप्यूट करते हैं एनालिसिस टेबल बना करके। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को ये लिखना चाहिए, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? 50,000 की है, तो 50,000 रुपए मैं यहां पर लिख दूंगा अमाउंट। इज इट क्लियर टू यू? फिर बिकॉज आपने कंट्रोल बिगनिंग की डेट को एक्वायर करा और बिगनिंग की डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 है, तो 70,000 आ गया कि नहीं आ गया? 70,000 आ गया। अब इसमें आप एच लिमिटेड का और माइनॉरिटीज का
हिस्सा देख लें, अब की बार 80-20 का शेयर है तो 20% तो 14,000 आ जाएगा माइनॉरिटी का हिस्सा, इंटू 4 कर दें तो 56,000 हमारा हिस्सा आ जाएगा। अब की बार इस क्वेश्चन में कुछ पोस्ट है नहीं, पोस्ट एक्विजिशन P&L कुछ नहीं है अब की बार, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर में कोई प्रॉफिट कमाया नहीं गया। अब उसके अलावा स्टेप नंबर 4 में फिर हमने गुडविल कैपिटल रिजर्व, इसके लिए हम यही देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने जो सब्सिडियरी कंपनी में करी, इन्वेस्टमेंट्स इन एस लिमिटेड, मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट हमने 56,000 की करी है। अब लेस शेयर ऑफ नेट एसेट्स, तो सब्सिडियरी कंपनी के ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को जो नेट एसेट्स हैं उसमें तुम्हारा हिस्सा 56,000 का है। तो इस केस में आपने क्या देखा कि ना गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व है। इज इट क्लियर टू यू? तो क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते थे। बाकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर आप दिखाना चाहते हैं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को होगा वही ईयर के एंड में भी होगा। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने कंप्यूट करा था 14,000 का है, तो 14,000 आपने यहां पर लिख दिया, 14,000 करेक्ट। अब 14,000 ऐड करा, नॉर्मली हम इसमें शेयर ऐड करते हैं इन पोस्ट एक्विजिशन, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन P&L, वो है ही नहीं क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो ईयर के एंड में माइनॉरिटीज 14,000 की ही आएंगी। इज इट क्लियर टू यू? फिर उसके अलावा आप कंसोलिडेटेड P&L जब लिखेंगे तो उसमें H लिमिटेड का जो प्रॉफिट है लॉस अकाउंट में बैलेंस है वो 2 लाख है और कोई पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ही नहीं, तो इस वजह से 2 लाख ही बैलेंस आएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो ये चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 मैंने, अब एटलीस्ट एक पार्ट आप कर लेना, पार्ट डी एक पार्ट तो आप कर लेना, मैंने एक इतना करा दिया। नेक्स्ट सेशन में मोस्ट प्रोबेबली हम इस चैप्टर को फिनिश अप कर देंगे, कंसोलिडेशन को। इज इट क्लियर टू यू? तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और जिन लोगों ने बुक्स वगैरह नहीं ली हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इससे बेस्ट, बेहतरीन, पोटेंट प्रिपरेशन आपकी नहीं हो सकती। अननेसेसरली आप लोग इतने एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस ना दें। इससे बेस्ट कंसेप्चुअलिटी, मैं बार बार इस बात को क्लेम कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कहीं मिल रही है तो यू डेफिनेटली स्टिक ओवर देयर, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन क्लासेस को कंटिन्यू रखना, तो I would love you to actually buy the books so that you can get the full and maximum, and I will see to it that each one of you score above 90. Correct? So on such count, we take leave of you today and shall meet you obviously in the next session to finish off this particular session. Okay then, have a good day. In fact, up to good day क्या कहना, up to good night ही हो रही है because it's a late evening in Delhi. So good night.